आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है के इस छठे भाग में मैंने इसके दो अन्य खंड भावना या कल्पना और मनोरंजन को शामिल किया है। इन दोनों टॉपिक्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका शीर्षक है भावना या कल्पना। इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भाव योग कहे आए हैं और उसे कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष बता आए हैं। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट वह सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं। पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आप से आप पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है, जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन, पर है साधन ही, साध्य नहीं। जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य के अंतर्गत ना होगा। आइए अब इसे संक्षेप में समझते हैं। इसमें शुक्ल जी ने कल्पना और भावना को एक ही माना है और इसका काव्य में बहुत अधिक महत्व है, इस बात को भी स्वीकार किया है। उनका मानना है कि जिस प्रकार एक साधक साध्य की मूर्ति अपने हृदय में गढ़कर उसकी साधना करता है और उसे अपने समीप पाता है, उसी प्रकार कवि काव्य में कल्पना के द्वारा बिंबों की ऐसी मूर्ति बनाता है जिससे पाठकों के अंदर भाव योग का संचार होने लगता है और उसकी कल्पना भी कवि की कल्पना के समीप आ खड़ी होती है। शुक्ल जी ने कल्पना को दो भागों में विभाजित किया है। एक वह जो कवि के अंदर उत्पन्न होती है और दूसरी वह जो पाठकों के अंदर उत्पन्न होती है। कवि के अंदर उत्पन्न होने वाली कल्पना को विधायक कहते हैं और पाठकों के अंदर उत्पन्न होने वाली कल्पना को ग्राहक कहते हैं। किसी काव्य रचना को सफल बनाने में इन दोनों का सहयोग आवश्यक है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक मनोरंजन पर आते हैं। प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कहे आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते ही में रह जाने वाले पथिक के समान हैं। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है और वही और सब कुछ है।
मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्त वृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने ना पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया, तथा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार के मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है। किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं। पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं कहते हैं, केवल घटना वैचित्र्यपूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है, जरा फिर तो कहिए। कहानी सुनने वाला कहता है, हाँ तब क्या हुआ। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि जैसे मुनि और तुलसीदास जैसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका ना था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकर ध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी व्यवस्था करते हैं, शीतल गुलाब जल भर चह बच्चन में, डारि के कमल दल न्याबे को धसिए, कालिदास अंग अंग अगर अतर संग, केसर उसीर नीर धनसार धसिए, जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन, भरी भरी गोकुल के महलन बसिए। इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए। गुलगुली गिलमय गलीचा हैं गुमी जन हैं, चिक हैं चिराके हैं चिरागन की माला हैं, कहे पद्माकर है गजक गजा हु सजी, सज्जा हैं सुरा हैं सुराही हैं सुप्याला हैं, शिशिर के पाला को ना व्यापत कसाला तिन्हें, जिनके अधीन एते उदित मसाला हैं। इसमें शुक्ल जी का मानना है कि कविता में मनोरंजन तो होना चाहिए, परंतु उसका एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन ही हो, यह उचित नहीं है। उसमें लोक मंगल की भावना भी होनी आवश्यक है। आज हमने इसके 2 अन्य खंडों को पढ़ा। इसके बाकी के बचे हुए खंडों को हम अगले भाग में लेकर आएंगे। धन्यवाद।